बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब के हवाले से चेमगोइयाँ हो रही थी कि मुज़ाकरात कैसे होने हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या इमरान खान मुज़ाकरात करेंगे, वो क्या शराइत होंगी जिनके ऊपर मुज़ाकरात होंगे, आज कुछ चीज़ें सामने आई हैं। देखें, इमरान खान सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान में इस वक्त। वो जेल के अंदर बंद है। बराह रास्त आप इमरान खान का स्टेटमेंट कोई सुन नहीं सकते। तो होता यह है कि आप तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जो लोग जाते हैं इमरान खान साहब से मिलते हैं, उनसे सुनते हैं, वहाँ लिखने की भी इजाज़त नहीं है। बाहर आते हैं, बाहर आकर बताते हैं जी इमरान खान साहब ने ये कहा। बाद औक़ात ये भी प्रोपेगेंडा होता है कि इमरान खान साहब ने असल में बात कोई और कही थी और बाहर बात कोई और पहुँचाई गई। प्रोपेगेंडा होता है, ये किया नहीं जा सकता लगातार इमरान खान के साथ। वजह यह है कि सब इमरान खान को जानते हैं और उन तक इन्फॉर्मेशन तो पहुँच ही जाएगी क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ लोग मिलते हैं। तो अब आ जाए इस तरफ कि इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल इन चीज़ों पे क्या है। लेकिन पहले आप ये देख लें कि एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट जो अली अमीन गंडापुर ने दिया था, जो मैंने आपको सुनाया था कि अली अमीन गंडापुर ने स्टेटमेंट दिया था इस्लामाबाद पर कब्जे का। उन्होंने कहा था किसी का बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में आ जाएंगे और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे और वापसी में इमरान खान को भी अपने साथ ले जाएंगे, ना इंसाफी बंद की जाए ये वो। अब इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान दुरुस्त है। यहाँ से पता चलता है उनके मूड का और उनकी एग्रेशन का, कि यानी जो आदमी मुज़ाकरात करने जा रहा होता है या जो आदमी मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा होता है वो चीज़ों को टोन डाउन करता है, वो चीज़ों को नरम करता है। लेकिन यहाँ तो कोई और कहानी है। इमरान खान साहब जो है वो अग्रेशन में आ रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से उन्होंने बात की। लाजमी बात है, ये सवाल तो होना था। उन्होंने कहा कि मेरी मीडिया टॉक पर पाबंदी लगाकर मेरे बुनियादी हुकूक ख़त्म कर दिए गए हैं। मैं इदारों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट में हमारी पटिशन ज़ेरे इल्तवा है जिन पर समाअत नहीं की जा रही। मेरे दौरे हुकूमत का मौजूदा दौर से मुवाजना नहीं हो सकता। मुल्क के जो हालात हैं इनमें सरमायाकारी ही बचा सकती है। मैंने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के अलावा किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का इख्तियार नहीं दिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी की सारी सुन ले कि इन तीन बंदों के बाद या इन तीन बंदों के अलावा कोई और कहीं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करता हुआ दिखाई दिया या सुनाई दिया या रिपोर्ट हुआ, उसको फिर इमरान खान की तरफ से इजाज़त नहीं है। वो अपनी मर्जी आपके तहत एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है अपने किसी मामले में तो वो करता रहे। अच्छा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग राब्ते में रहते हैं और राब्ते उनकी मजबूरी है। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब ने जो नाम दिए ऑफिशियली वो तीन है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, इमरान खान साहब के बड़े काबिल भरोसा पार्टी के जो है वो रहनुमा है। और उमर अयूब के बारे में देखें, मैंने उमर अयूब को खुद डंडे खाते हुए देखा और टिका के डंडे खाते हुए देखा। लेकिन आफरीन है 25 मई 2022 को इन्होंने इतने डंडे खाए कि ये वहाँ पे अकेले फंस गए बहुत सारे पुलिस वालों के बीच में। लेकिन ये शख्स भागा नहीं वहाँ से, बल्कि इमरान खान साहब के लिए वहाँ डटा रहा। तो उमर अयूब का इमरान खान साहब से एक बड़ा रिलेशन है। शिबली फराज साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि इमरान खान का और उनका रिलेशन क्या है और इमरान खान साहब शिबली फराज साहब पे कितना एतमाद करते हैं। इनके अलावा किसी और को इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मैंडेट नहीं दिया। उन्होंने कहा मुझे 30 मिनट मिलते हैं मुलाकात करने के लिए, उतनी मुझे इजाज़त मिलती है। मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के नाम पर मजीद मुशावरत करूंगा। ये आपको पता फड्डा पड़ गया था। पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया, फिर हामिद रजा काज़मी साहब का नाम आया। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब का एक अपना अलग किस्म का स्टाइल है और उनके बारे में अलग तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत को। हामिद रजा काज़मी साहब हैं, वो आप उनको भी जानते हैं और वो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथियों में एक बड़े मुतहर्रिक इंसान है। बड़ी मुश्किलात इन्होंने भी देखी हैं, इनकी फैमिली ने भी देखी हैं। तो ये दोनों अपनी जगह पे बड़े मजबूत लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब फाइनली किसका नाम देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर से मुलाकात का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि मुझे पता था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ तस्वीर बनाने के बाद भी सूबे को हक नहीं दिया जाएगा, और वो नहीं दिया गया। अब जो लोग बाहर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कुछ बातें की हैं और मुशावरत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी इमरान खान साहब से, तब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का नाम सामने आएगा। बैरिस्टर घोर साहब ने एक चीज़ और क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए हतमी नाम कल तक फाइनल कर लेंगे। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए कुछ लोगों का नाम लिया है, लेकिन फिल वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अभी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने नाम जरूर लिया है। अडियाला जेल के बाहर शेर अफजल मरवत के हमरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा
कि अडयाला जेल में आज तफसीली मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और आज जेल इंतज़ामिया ने मीडिया से बात करने से रोका इमरान खान को। हमारे काफ़ी सारे वकला को आज जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। अब जिनके मुज़ाकरात हो रहे होते हैं या जिनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो रही होती है, उनके ऊपर इस तरह की सख्तियाँ तो नहीं होती। मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल बाजवा के दौर में नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मरीम नवाज के ऊपर, शहबाज साहब के ऊपर किस किस्म की अनायतें और नवाजिशें थी जेलों के अंदर। मैं एक दिन गया नैब लाहौर के दफ्तर में, खबरें इकट्ठी करते करते, हम सहाफ़ी जो है ना वो हर जगह फिरते रहते हैं। मैं नैब लाहौर के दफ्तर में गया खबरें इकट्ठी करने के चक्कर में, तो हमजा शहबाज साहब बाहर बैठे हुए कुर्सी पे धूप सेक रहे थे और बड़े मज़े से बैठे हुए थे। ओपनली लोग आ रहे जा रहे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये तो हमजा शहबाज साहब हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आज उनका मूड है बाहर बैठने का, तो वो बाहर आकर बैठ गए। उन्होंने कहा जी मुझे धूप में बैठना है थोड़ी देर, तो उनको हमने मौका दिया है, वो बाहर आकर धूप में बैठ गए हैं। तो ऐसी सहूलतें कैदियों को नॉर्मली नहीं मिलती। मैंने तो सूरज भी नहीं देखा इतना लंबा अरसा। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके मुज़ाकरात हो रहे हों या जिनकी बातचीत हो रही हो, उन्हें क्या सहूलतें मिलती हैं वो अगर आपको पता चल जाए तो आप सारे चाहेंगे कि आपको गिरफ्तार किया जाए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात चलते रहें ताकि आपको भी वो सारी सहूलतें मिलें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज मुलाकात में इमरान खान साहब ने वाज़े कहा है कि मुज़ाकरात के बारे में पार्टी के किसी लीडर को कोई हदायत नहीं दी और ना ही हमारे बैकडोर किसी से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की, ये शेर अफजल मरवत ने बताया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार के मामले पे इमरान खान साहब ने कहा कि वो नवाज शरीफ का फ्रंट मैन है, इसीलिए इसे डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम पर मुशावरत जारी है। शेर अफजल मरवत का नाम भी फहरिस्त में शामिल है, कल तक फाइनल कर लेंगे। दो स्टेटमेंट नाजरीन दिए हैं अख्तर मेंगल साहब ने। ये बलूचिस्तान के बड़े लीडर हैं और इनकी अपनी एक जमात है, बड़े तगड़े सियासतदान हैं। उनके दो स्टेटमेंट हैं, दोनों मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं एज इट इज। पढ़ना हो तो सर उन्होंने पढ़ लेना जाके। फिर एक उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मीडिया, अदलिया, पार्लियामेंट, आईन, तकरीबन हर एक इदारे की बहाली की तहरीकें चली हैं। कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था कि फौज की बहाली की तहरीक चली हो। मुल्क के तमाम इदारों की आज़ादी GHQ में कैद है। ये एक स्टेटमेंट है जनाब, और ये दिया है अख्तर मेंगल साहब ने। इनका दूसरा स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देता हूं। अख्तर मेंगल साहब का दूसरा स्टेटमेंट है कि इमरान खान दमादम मस्त कलंदर का ऐलान करें, हम साथ खड़े होंगे। एस्टेब्लिशमेंट मियां बीवी के मामलात में भी दखल अंदाजी करती है, अख्तर मेंगल साहब ने कहा। अच्छा, इस दखल अंदाजी से मुझे याद आया कि एक केस और चल रहा है जो बाबर सत्तार साहब की अदालत में है, और वहाँ पे आज एक ऐसी सिचुएशन बनी जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो शख्सियत सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं वो जनाब मोहतरम जज बाबर सत्तार साहब हैं। इसलिए कि उन्होंने आज एक के बाद एक छक्का लगाया अपनी अदालत के अंदर। और जिस तरह बाबर सत्तार साहब ने आज इस केस को सुना है, ये केस है एक्चुअली ऑडियो लीक्स का, जिसका ताल्लुक है बुशरा बीबी से और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब से। इनकी जो मुबैना ऑडियोज़ है उस मामले के ऊपर ये केस सुन रहे हैं, और इसमें इन्होंने बहुत सारे महकमों को बुलाया हुआ है। इसमें IB का महकमा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इसमें पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी यानी पैमरा है, और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA इसके अंदर शामिल है, और इसके अंदर FIA भी एक फरीक के तौर पे शामिल है। ये 4 इदारे वहाँ पे मौजूद हैं। टेलीनॉर ने थोड़ा टाइम मांगा है, वो हो जाएगा, वहाँ से भी रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन 4 इदारों ने, कल मैंने आपको खबर में बताया था कि इन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार साहब को इस केस से अलग करने के लिए दरखास्तें दायर कर दी थी। तो जज साहब आज जब आए तो उन्होंने बजाय इसके कि पहले वो केस के ऊपर डायरेक्ट जाते, उन्होंने कहा जी 4 दरखास्तें आई हुई हैं, पहले ज़रा उनको सुन लेते हैं। एतजाज़ एहसन साहब जो है वो पेश हुए, और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान साहब। तो एतजाज़ एहसन साहब जो है वो, उनसे अदालत ने शुरू में कह दिया कि जी आप तशरीफ़ रखें, ये 4 मुतफर्रिक दरखास्तें आई हैं, हम पहले वो सुन लें, आप ज़रा बैठ जाएं। उसके बाद एक एक करके बुलाया सबको। FIA से, यानी FIA जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसका नाम है। इनका एतराज़ ये था कि क्योंकि उन 6 जजेस में आपका ताल्लुक है बाबर सत्तार साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की एजेंसीज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लिहाजा आप हमारे खिलाफ केस नहीं सुन सकते। तो जज साहब ने उनको, सिंपल मैं आपके लिए कर देता हूँ, उनसे पूछा जनाब आप ISI हैं? उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं है। आप उनकी प्रॉक्सी हैं? उन्होंने कहा जी हम नहीं है। उन्होंने कहा जी वहाँ तो मैंने ISI का जिक्र किया है, और आप तो वो एजेंसी नहीं, आप तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं। जनाब 5 लाख रुपए जुर्माना, दरखास्त फारिग।
उसके बाद जनाब जो है वो इसी तरह का सलूक जो है वो पैमरा के साथ हुआ, ऐसा ही सलूक जो है वो पीटीए के साथ हुआ और 5-5 लाख रुपया जुर्माना सबको कर दिया। बाबर सत्तार साहब ने एक के बाद एक चक्का लगाया वहां पे अदालत के अंदर, तबीयत साफ कर दी सारों की। इसके बाद जनाब बारी आई आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफर्रिक दरखास्त किसकी मंजूरी से दायर हुई, ये सवाल उठाया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जिसपे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा नाम होगा उनका कोई, तो उन्होंने बताया जी वालिदैन ने कोई नाम तो रखा होगा। तो उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनका नाम तारिक महमूद है। तो फिर तारिक महमूद साहब को जो है वो भी बुलवा लिया गया और ये इंदिया दिया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरह जज साहब ने ये 5-5 लाख रुपए जुर्माने लगाकर ये दरखास्तें निपटा दी और उसके बाद वो उस केस को खुद ही सुन रहे हैं। एतजाज हसन साहब जो हैं वो रोस्टम पे आए, उन्होंने कहा जी आपने मेरा कद 20 फुट ऊंचा कर दिया है। और जितने भी वकला वहां पे मौजूद थे उन्होंने वहां पे आकर रोस्टम पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की बहादुरी को सराहा है। इसमें एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, यानी एफआईए से उन्होंने पूछा जज साहब ने कि आपने कैमरे लगाए हैं खुफिया जजों के घरों पे, तो उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं लगाए। तो उन्होंने कहा मैंने तो उस एजेंसी का हमने कहा कि जिन्होंने खुफिया कैमरे लगाए हैं, हमने तो आपकी एजेंसी का नाम भी नहीं लिया। तो इस तरह ये सारे के सारे जो दरखास्तें लेकर गए थे वो वापस इनके मुंह पर मार दी गई और इनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी हो गया और आईबी के जो ऑफिसर हैं उनको तलब भी कर दिया गया। नाज़रीन, अभी इसहाक डार साहब के डिप्टी वज़ीर आज़म बनने के मामले के ऊपर ही बहस जारी थी और इसको यूं देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर अपनी लात ऊपर रखने की रवायत को बरकरार रखा है और उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह उनका अपना बंदा जो है वो मेन सीट के ऊपर आकर बैठ जाए और शहबाज शरीफ के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट उनके पास हो। अब अगर इसहाक डार साहब अपने बॉस के स्टेटस को इस्तेमाल करते हुए माशी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत खराब होगी। ये बात शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कह दी है और कुछ और लोग ये कह रहे हैं कि इसको टकराव का आगाज समझा जाए पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब बहुत समझदार हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करेंगे और ना वो इस हुकूमत को खोना चाहेंगे, लेकिन वो अपना एक जाली टाइप का बयानिया बनाकर पब्लिक के अंदर अपनी मकबूलियत को वापस लाना चाहते हैं। यहाँ पे अभी इस पे बात हो रही थी, एक और बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट आ गया इरफान सदीकी साहब का। उन्होंने कहा जी मैंने शहबाज शरीफ से पूछा कि आप कितने घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 26 घंटे काम करता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उन्होंने कहा मैं 2 घंटे सोता हूँ, यानी 24 + 2 26। यार ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर, यानी हद हो गई है। ये आप दूसरी जमात के बच्चे से पूछें कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो वो 24 घंटे ही आपको बताएगा, और जब कोई आदमी 2 घंटे सोता है तो 22 घंटे बाकी बचते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ना दांत साफ करते हैं, ना नहाते हैं, ना बूट पॉलिश, बूट चले वो तो चले खैर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर नहीं करते तो शहबाज शरीफ साहब फिर करते क्या है, हर वक्त काम करते रहते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं। यानी 24 घंटे में से 2 घंटे सोने वाला आदमी 22 घंटे कैसे काम कर सकता है। और भी बहुत सारे कारहाए नुमाया हैं जो 24 घंटे में खाना भी खाना होता है, बाकी काम भी करने होते हैं, दांत ब्रश करने होते हैं, बालों को कंघी करनी होती है, वो तो चले जल्दी से हो जाती है, इसके साथ साथ बूट पॉलिश करने होते हैं और बहुत सारे काम होते हैं वो करने होते हैं। लेकिन ये अजीबोगरीब लतीफ़े हैं, रोज़ाना हम इस गवर्नमेंट से सुनते हैं, कभी 500 रुपये का सूट आ जाता है मार्केट में, कभी 50 रुपये का हेलीकॉप्टर आ जाता है मार्केट में, कभी जो है वो एक दिन के अंदर 26 घंटे हो जाते हैं मार्केट के अंदर। अजीब अजीब चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं और लीडर जो है वो इनका नवाज शरीफ है। अब आ जाए जी किसानों के साथ मरीम नवाज ने क्या किया। मरीम नवाज ने किसानों के साथ वही किया जो शहबाज शरीफ ने किया था। मरीम नवाज ने किसानों के साथ वही किया जो नवाज शरीफ ने किया था। ये किसान दुश्मन थे, किसान दुश्मन हैं और किसान दुश्मन आज तक साबित हुए, ऐसा लगता है कि आइंदा भी रहेंगे। किसान एहतजाज कर रहे हैं लगातार कि जनाब हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, खुदा के वास्ते जो कीमत मुकर्रर की है उसके ऊपर ही गंदम खरीद लें। ये उसके ऊपर गंदम खरीदने को भी तैयार नहीं है और इनकी गलत पॉलिसीज का खुमियाजा किसान रोजाना भुगत रहा है। बाहर से इन्होंने उस वक्त गंदम इंपोर्ट की जब अपनी गंदम तैयार थी, हर काम उल्टा किया और ऐसा लगता है कि कमीशन बनाया गया है, ऐसा कुछ लोग कह भी रहे हैं, मुबैना तौर पे कमीशन बनाया गया है। अब आ जाए आप इस बात के ऊपर कि किसान बेचारे एहतजाज करते हुए पंजाब असेंबली की तरफ जा रहे थे और उनके ऊपर जिस तरह का टॉर्चर किया पुलिस ने, भाग कर आए, उनको मारा। यार ये कौन लोग हैं? ये बेचारे गंदम पैदा करते हैं, ये कपास पैदा करते हैं, ये गन्ना पैदा करते हैं, ये वो तमाम अजनास पैदा करते हैं जिनको आप खाते हैं। आपके घर में बच्चे जो खाना खाते हैं ना, जिस रोटी को हाथ में पकड़ के आपका बच्चा चबाता है तो आपको अच्छा लगता है, वो ये किसान पैदा करके देता है आपको। जो सालन आपके घर में पकता है वो किसान पैदा करके देता है आपको। उसी किसान को आप डंडों के साथ मार रहे हैं।
इससे पहले भी जब किसान को मारा तो मैंने एहतजाज किया था और मैंने कहा था कि ये बड़ी सख्त ज्यादती है। आज फिर किसानों को मारा पुलिस ने, ना सिर्फ मारा बल्कि मारने के बाद जीपीओ चौक में खड़े होकर अपनी फतह के नारे लगाए कि हमने जीपीओ चौक को फतह कर लिया है। यानी पुलिस का मोराल ऐसे वापस आएगा कि निहत्ते किसान, मजबूर किसान, गरीब किसान जब वो बेचारे वहां पे पहुंचेंगे और आकर उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो किसानों को मारना शुरू कर दिया, उनके ऊपर टॉर्चर किया और उनको भगाकर, उनको पकड़कर वहां चौक पे कब्जा लेने के बाद जीपीओ चौक में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि हमने इसको फतह कर लिया है। किसको मारा आपने? को इंडियंस को जाके मारा आपने? किसको मारा आपने? वहां किसी और मुल्क को जाकर फतह कर लिया आपने? अपने लोगों को आपने डंडों से मारा है। भावल नगर में आपकी आवाज नहीं निकल रही थी और जो मोराल आपका डाउन हो गया है वो मोराल ऐसे अप करना है आपने। यानी मेरी समझ से बाहर है कि पुलिस का मोराल लगातार डाउन हो रहा है तो किसानों को मार के अप करेंगे, गरीब को मार के अपना मोराल जो है वो ऊपर लेकर जाएगी पुलिस। वेरी अनफॉर्चुनेट। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।